नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को डिस्कस करने वाले हैं, जो सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में नहीं, बल्कि पूरे भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन सकता है। आपने शायद हेडलाइंस में सुना होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर एक नया फैसला दिया है, लेकिन यह फैसला सिर्फ एक टेक्निकल जजमेंट नहीं है, इसके पीछे एक पूरा हिस्ट्री है, काफी क्रिटिकल पॉइंट्स है और ऐसे न्यूआंसेस हैं जो आपको समझना जरूरी है। तो ये वीडियो आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि माइनॉरिटी स्टेटस क्या होता है, वहीं आर्टिकल 30 का यहाँ क्या रोल है और कैसे इस डिसीजन का इंपैक्ट सिर्फ एएमयू पर नहीं बल्कि और भी कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये केस और इसका इंपैक्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं और आर्टिकल 30 का यहाँ क्या रोल है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कुछ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश और कंट्रोल करने का एक स्पेशल राइट दिया गया है। यानी अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे कि मुस्लिम्स हो गए, सिख हो गए या क्रिश्चियंस या ऐसे कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप जो अपना स्कूल या यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें यह राइट देता है। आर्टिकल 30 के अंडर उन माइनॉरिटी कम्युनिटीज को ये स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। तो आर्टिकल 30 ये गारंटी करता है कि माइनॉरिटी अपने कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को बचाए रखने के लिए अपने इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश और मैनेज कर सकती है। ये उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, जिससे वो अपने बच्चों को अपने वैल्यूज के हिसाब से पढ़ाए और एजुकेशन दे सके। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुस्लिम कम्युनिटी अपना एक स्कूल खोलती है जिसमें उनकी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज का फोकस हो, तो इन्हें आर्टिकल 30 अपने इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने का फुल राइट देता है। यहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मिनिमम रहेगा ताकि वो अपने डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी और वैल्यूज को प्रमोट कर सके। अब आते हैं एएमयू के केस पर। यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बहुत पुरानी और फेमस यूनिवर्सिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने एस्टेब्लिश की थी 1920 में। लेकिन प्रॉब्लम तब से शुरू हुई जब ये क्वेश्चन उठाया गया कि क्या एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस मिल सकता है या नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन उठने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो देखिए, इसका रीजन ये है कि एएमयू को लीगली एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट स्टैट्यूट पास किया गया था। इसका मतलब है कि टेक्निकली गवर्नमेंट ने उसके लिए एक स्पेशल लॉ बनाया, जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 कहते हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन ये था कि जब गवर्नमेंट के कानून के जरिए एएमयू एस्टैब्लिश हुआ है, तो क्या वो माइनॉरिटी का स्टेटस क्लेम कर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल उठा। अच्छा, ये मैटर पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उठ चुका है और 1967 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, जिसे अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं। उस टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि क्योंकि एएमयू को पार्लियामेंट के लॉ के जरिए एस्टैब्लिश किया गया था, इसलिए वो माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था कि अगर एक इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन गवर्नमेंट के लॉ से होता है तो उसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं माना जा सकता। ये ऑलरेडी इस केस में बोल दिया गया कि इस एएमयू इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिल सकता। वापस आ जाते हैं 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट डिसीजन पर, जो 4 नवंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पुराने डिसीजन को रिकंसिडर किया और एक नए कंक्लूजन पर पहुंचा। तो अभी का जो डिसीजन है वो एक 7 जज बेंच ने दिया, जो स्प्लिट है, यानी 4 जजेस का एक व्यू था और बाकी 3 जजेस का थोड़ा अलग व्यू रहा। जो मेजोरिटी व्यू है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि अगर एक इंस्टीट्यूशन स्टैट्यूट के जरिए एस्टैब्लिश हुआ हो तो वो माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम नहीं कर सकता। ये जरूरी नहीं है। उन्होंने बताया और कहा कि हमें ये देखना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन का ओरिजिनल आइडिया किसने सोचा था और किसने उसका फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। जरूरी यह है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने मेजोरिटी ओपिनियन में क्लेरिफाई कर दिया कि अगर एक इंस्टीट्यूशन स्टैट्यूट के जरिए एस्टैब्लिश हुआ हो तो भी उसका माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम किया जा सकता है। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को ब्रेक डाउन यहां किया है, जिसे हम यहां समझेंगे। पहला पॉइंट है एस्टैब्लिश वर्सेस इनकॉर्पोरेशन का। यहां मेजोरिटी व्यू में क्लेरिफाई किया गया है कि एस्टैब्लिश और इनकॉर्पोरेट ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। अगर इंस्टीट्यूशन का इनकॉर्पोरेशन गवर्नमेंट स्टैट्यूट के जरिए हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका एस्टैब्लिशमेंट भी गवर्नमेंट ने किया। यहाँ एस्टैब्लिशमेंट में उनका ओरिजिन और इनिशियल फाउंडिंग पर्पस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात यहाँ पर आर्टिकल 30 के पर्पस को लेकर बताई गई कि आर्टिकल 30 माइनॉरिटी कम्युनिटीज को यह राइट देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकते हैं अपने कल्चरल और आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए। यहाँ चीफ जस्टिस ने कहा
कि आर्टिकल 30 के पर्पस को समझना जरूरी है और सिर्फ टेक्निकल टर्म्स के बेसिस पर माइनॉरिटीज का यह हक नहीं छोड़ा जा सकता। तीसरा पॉइंट यहां समझाने की कोशिश की कि अगर एएमयू का इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम कम्युनिटी ने किया है, उन्होंने फंड्स प्रोवाइड किए, लैंड प्रोक्योर किया, तो उसका माइनॉरिटी स्टेटस रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। और यहाँ गवर्नमेंट के स्टैट्यूट के जरिए इस एएमयू का स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट रेगुलराइज हुआ है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का रूट्स माइनॉरिटी कम्युनिटी के पास। अगला पॉइंट यह समझाने की कोशिश करी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड माइनॉरिटी कैरेक्टर से रिलेटेड, जिसमें कहा गया कि अगर इंस्टीट्यूशन का कोर कैरेक्टर माइनॉरिटी कम्युनिटी के वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है, तो भी वो इंस्टीट्यूशन अपने माइनॉरिटी स्टेटस को मेंटेन कर सकता है, चाहे यहां मैनेजमेंट में सेक्युलर लोग भी क्यों ना हो। ये फर्क नहीं पड़ता है कि इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर माइनॉरिटी कम्युनिटी के वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है, तो भी वो इंस्टीट्यूशन अपने माइनॉरिटी स्टेटस को मेंटेन कर सकता है। आई होप आपको ये मेजोरिटी व्यू क्या रहा ये समझ आया। वहीं डाइसेंटिंग ओपिनियन भी थे, कुछ अल्टरनेट व्यू थे जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एससी शर्मा के। तो इन जजेस का डाइसेंटिंग ओपिनियन था जो मेजोरिटी से अलग था। इन जजेस ने कहा कि माइनॉरिटी स्टेटस के लिए यह जरूरी है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का फुल कंट्रोल होना चाहिए उस इंस्टीट्यूशन पर, और वो भी बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के, यानी बिना किसी सेक्युलर या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के वो माइनॉरिटी स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं। ये इन जजेस का डाइसेंटिंग ओपिनियन था कि अगर यहाँ इंटरफेरेंस है तो यहाँ स्टेटस नहीं क्लेम कर सकते। अच्छा, यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में एएमयू का एक और एस्पेक्ट को एड्रेस किया है, यानी उसका नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस। कोर्ट ने यहां कहा कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन को नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस मिलता है तो उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर ऑटोमेटिकली लूज नहीं होता। सीजीआई चंद्रचूड़ ने यहां कहा कि एक इंस्टीट्यूशन का नेशनल और माइनॉरिटी कैरेक्टर साथ साथ को एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ नेशनल इंपॉर्टेंस का यह मतलब नहीं कि वो नेशनल कैरेक्टर रेज्यूम कर ले और अपना माइनॉरिटी स्टेटस लूज कर दे। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन इससे वो अपना माइनॉरिटी कैरेक्टर लूज नहीं करेगा जब तक उसका ओरिजिनल एस्टैब्लिशमेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी ने किया। आई होप आपको ये समझ आया। अच्छा, अब आगे इस केस में क्या होगा? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस का डिसीजन एक रेगुलर बेंच लेगी जो इस जजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अभी के लिए यह मैटर कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं है, लेकिन इस नए जजमेंट ने एक फ्रेमवर्क दिया है जो एएमयू के केस को डिसाइड करने में हेल्प करेगा। एंड जैसे कि मैंने कहा कि ये जजमेंट का इंपैक्ट सिर्फ एएमयू तक सीमित नहीं रहेगा। इस जजमेंट के बेसिस पर काफी और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो माइनॉरिटी स्टेटस का क्लेम रखते हैं उनका स्टेटस भी अफेक्ट हो सकता है। तो ये डिसीजन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो माइनॉरिटी और नेशनल इंपॉर्टेंस के बीच एक बैलेंस बनाने का कोशिश करता है। तो इन कंक्लूजन, आज हमने देखा कि एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस का केस कैसे शुरू हुआ, आर्टिकल 30 का यहाँ क्या रोल है और सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट डिसीजन क्या कह रहा है। इसका इंपैक्ट एएमयू पर नहीं बल्कि और भी काफी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर होगा जो माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि इसे और लोग भी समझ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।